भुट्टो और याह्या खान मिल गए जो शराब के नशे में, और भुट्टो शराब दोनों मिलके वो फैसले करते थे पैक पी के। चाइना ने सिंकियांग काबू किया था तो उन्होंने हमें कहा कि मैंने इसको दबोच लिया है। अयूब के पास 2 बंदे आए और उन्होंने मिन्नत समादत की कि तुम ये कोई ऐसी हमाकत ना करना, हम तुम्हें कश्मीर पे फैसला करवा देंगे जो ही हालात ठीक हो। इमरान साहब मैं उत्थे खबरां पढ़ियां कि जी मोटरवे बन गई और बड़ा खुश होया कि भी चलो मोटरवे बन गई। कि मुझे ऐसे हाथ कमर से लेके ना दूसरे कमरे में ले गया। कहता है एक्सीलेंसी मैं तो इस वक्त जेल में हूँ। कहता है कि किकबैक्स पाकिस्तान को दिए मैंने, उन्होंने अपने बंदों को जिन्होंने रिश्वत दी जेल में डाल दिया, हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। कि ये वही पीरियड है जब मोटरवे बनती है, जब ये लंदन की प्रॉपर्टियां ली जाती हैं, वो कतर के प्रिंसेस उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा वही चीज़ें हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज से हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जिसे हम तारीख़ से एक मकालमा का नाम देंगे। इसमें हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करेंगे कि न सिर्फ तारीख़ साज़ थी बल्कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द तारीख़ को बदलते, उभरते, बिखरते, टूटते और बनते देखा है। ये लोग पाकिस्तान के वो गवाह हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस दुनिया की आलमी सियासत के वो गवाह हैं कि जिनकी गवाही आइंदा आने वाली नस्लों तक महफूज होनी चाहिए। इस के पहले एपिसोड के आज के मेहमान हमारे दरमियान पाकिस्तान की वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की उस तारीख से इसका मुताला शुरू किया है और जिन्होंने उस तारीख में आंख खोली है कि जब पाकिस्तान अभी अहद तफूलियत में था, और फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की वो कैफियत देखी है कि जैसे दुनिया कहती है कि 11 सितंबर से पहले की दुनिया और थी और 11 सितंबर के बाद की दुनिया और थी। जब 11 सितंबर हुआ तो ये उस वक़्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे। बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान की सफारत के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत जनाब शमशाद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शमशाद अहमद खान साहब, ये बात जो कटिंग एज जिसको कहते हैं कि 11 सितंबर से पहले इस दुनिया की तारीख और थी, 11 सितंबर के बाद बिल्कुल और लिखी गई। इससे पहले कि हम दूसरी तरफ आएँ, मैं चाहता हूँ उस इवेंट को कि जो उस वक़्त वकूफ़ पज़ीर हुआ था, क्योंकि जनरल महमूद साहब से मैंने इंटरव्यू किया था तो वो कहते थे कि मुझे कशकोल दे के भेजा गया था क्योंकि उस वक्त सत्तार जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो फेल हो गए थे कि आई लेवल पे कांटेक्ट करो, और मुझे 11 सितंबर से 2 दिन पहले ही ना हो चुकी थी कि भाईजान हमारी पाकिस्तान को हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप जाके आराम से ठंडे ठंडे घर बैठो। फिर अचानक 9/11 हो गए सर। जी, और यह ऐसा है कि मैं थोड़ी सी तस्सीह करूँगा कि मैं अमेरिका में सफ़ीर नहीं था, मैं यूनाइटेड नेशंस में। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में थी, बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक, बेस्ड इन न्यूयॉर्क। अच्छा, तो अमेरिका में मैंने उसमें कल वो थी मलिया लोधी थी, जैसे अब याद आ गया। वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। जी हाँ, जी हाँ। और वाशिंगटन में अलबत्ता मैं 1977 से 1980 तक ठीक एज हेड ऑफ चांसलरी रहा। खैर, आपने चूँकि 9/11 के हिसाब से सवाल किया है तो मैं वहाँ था न्यूयॉर्क में। ठीक। और इसका किस्सा ऐसे, और जनरल महमूद इंसिडेंटली एक दिन पहले 10 तारीख आए थे, मेरे घर पे थे। बताया था कि मैं न्यूयॉर्क गया था। जी, महमूद और उनकी बेगम दोनों, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त थे, ठीक, तो वो तशरीफ़ लाए हुए थे। तो 9/11 को सुबह मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, मैंने वहाँ से देखा। ठीक। कोई 8 बजे हमारा एक सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कोफ़ी अनान थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत बड़ा एनुअल उनका होता था, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की हुई थी जिसमें सारी दुनिया से यूनाइटेड नेशंस के जितने भी हेड थे, सरबराह और डिप्लोमेटिक कोर जो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर्स थे सारे, यानी 500-600 बंदा उस ब्रेकफास्ट में था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं भी था। ठीक। तो 8-8 बंदों का मेज़ था गोल। तो हम सुबह नाश्ता कर रहे थे
और मेरा फ़ोन बजा। ठीक। सुबह तो मैंने फ़ोन उठाया। नॉर्मली ऐसी गैदरिंग में जहाँ एक ब्रेकफास्ट तो है मगर लोग तो बड़े बैठे हैं, मायूब समझा। तो मैंने जल्दी से सुना तो मेरी बीवी थी उस पर। तो उसने उस शोर में जो मुझे सुनाई दिया वो कि जी जहाज़ क्रैश हो गया, ये इस किस्म की जब बातें की तो जिस तरह वो फिर बीवी के टेलीफोन को बंद करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। तो मैंने बंद करके टेलीफोन जेब में डाल लिया। मेरे साथ एम्बेसडर बैठा था ओमान का। कहा कि एम्बेसडर, होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मैंने कहा कोई पता नहीं, कुछ देयर सम एयर क्रैश और समथिंग, ये कहा। तो मैंने कहा कि हम फिर बातों में लग गए। 5 मिनट के बाद वहाँ अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी हमें वेकेट करना है। कोई 2-3 किलोमीटर का फासला है उस दोनों उसमें, बस बिल्कुल पास था। अच्छा, हम सब लोग आहिस्ता आहिस्ता, कोई पैनिक नहीं था। तो वो एस्केलेटर से जब नीचे जा रहे थे, वो एम्बेसडर भी मेरे साथ उतरा था। तो उसने जब वो एयर क्रैश करते हुए देखा, कहते हैं एम्बेसडर हु टोल्ड यू, हु इन्फॉर्म्ड यू पहले से। तो मैंने हंस के कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये भी बड़ा इत्तेफाक था, ठीक है, कि लोग पाकिस्तान को डायरेक्टली इम्प्लीकेट करते थे 9/11 के साथ। वो तो खैर गलत बातें थी, लेकिन तो ये एक वाक़या था जो उस वक्त हुआ। और बस फिर न्यूयॉर्क में अफरा तफरी थी और लोगों का, शहर से लोग निकल रहे थे, सारा ट्रैफिक बंद हो गया था। तो मैं पैदल यूनाइटेड नेशंस से 92nd स्ट्रीट तक पैदल गया, क्योंकि कोई सब ट्रैफिक रुक गया था। तो वो एक तरह से यानी उसके बाद जो कुछ न्यूयॉर्क में अच्छा हुआ। ये मुझे बताइएगा कि वो कहते ये हैं कि अमूमन मुशर्रफ, उन्होंने डिनाई किया था साहब ने कि मुशर्रफ को किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं हुआ था कि हम तुम्हें पत्थर पहाड़ों में, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। उसने खुद कहानी बनाई थी। देखिए कोई ऐसा वो नहीं था। ये डिप्लोमेसी में ये इस किस्म की चीज़ें नहीं, ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती। ये अलबत्ता मीडिया जो है ना वो प्ले अप कर देता है, या वेस्टेड जो क्वार्टर्स होते हैं वो करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो था ना, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये हम बात कर रहे हैं 2001 की जी। और मैं वहाँ 2000 में आया था, और 2000 में मुशर्रफ वहाँ उस वक्त UN का जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने आया था उस वक्त। ठीक। और उसको क्लिंटन रिसीव नहीं किया था, क्योंकि आपको याद होगा जी क्लिंटन तो यहाँ भी आया था, तो वहाँ भी जहाँ ठहर के चला गया, तकरीर करके चला गया। तो वहाँ जब उसने लिस्ट देखी, जब मैंने उसको दी जिनसे उसकी मुलाकात थी, क्लिंटन ही कहता है एम आई नॉट सीइंग क्लिंटन। मैं कहा नहीं। कहता है क्यों? मैंने कहा तुमसे तो वहाँ नहीं उसने हाथ मिलाया कैमरे के सामने, तो यहाँ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हाथ मिलवा दूंगा। उसने कहा ना कि नहीं मेरा, मैं कहा हाथ मिलवा, वो मैंने एक रिसेप्शन पे ले जाके उसको करवा दिया था। तो फिर ये जब 2001 में दोबारा फिर आया, फिर हमारी वो जागी किस्मत, तो फिर हमें दुनिया क्या जागनी किस्मत है, हमारी किस्मत तबाह हुई उसके बाद जो सोचता है। अच्छा, आप जिस दौर में, जो अहम सवाल जो मैंने हर एक से पूछा है कि एक दौर के अंदर आप जिंदा थे और वो दौर अब तारीख होती जा रही है। वो दौर जब आपने शऊर की आंख खोली होगी, ज़रा बता 10 साल में बंदा एक इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है कि बंदे को चीज़ों का अंदाज़ा होता है। फिर सिविल सर्विस में आप 65 में ज्वाइन, उस दौर से लेके अब तक ये जो सवाल का सफ़र है ये कैसा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने मेरा तारफ़ कराते वक्त तो यही जिक्र किया है कि मैंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। ठीक। और उसको उसके बाद फिर टूटते हुए भी देखा, और आज मैं बिखरते हुए देख रहा हूँ। और मुझे वो लम्हात अभी तक अच्छी तरह याद हैं जब हम इंडिया से माइग्रेट करके लाहौर आए। तो वो सफ़र जो आज मैं अपने इंडिया में ईस्ट पंजाब में जो हमारा घर था और लाहौर, अब मैं बाई कार जब जाता था तो यानी हालिया सालों में तो 3-3.5 घंटे का सफ़र है। और उस वक्त हमने 3 महीनों में वो सफ़र किया था, 3 महीनों में। सही। क्योंकि हमने अपने घर को छोड़ा और उसके बाद हमें अम्बाला छावनी में कैंप में डाला गया, वहाँ हम 3 महीने रहे। वहाँ से फिर हम ट्रेन, हमें जगह जब मिली तो फिर हम दिसंबर में यहाँ पहुँचे। और जिस वक्त लाहौर हरबंसपुरा स्टेशन पे पहुँची ट्रेन,
तो लोगों की आंखों से आंसू थे खुशी के। ऐसे सारा घर बार अपनी आबाओ अजदाद की शनाख्त, प्रॉपर्टी, हर चीज़ छोड़ने के बाद लोग जब यहाँ पहुँचे, खुशी के आंसू थे। अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ठीक। उस वक्त की मैं उस वक्त 6-6.5 साल का बच्चा था। मेरे जहन में अब तक वो आवाज़ गूंजती है नारों की, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसके लिए लाखों करोड़ों मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के यहाँ आए, 10 लाख कुर्बान, और आज़ादी की खातिर। जी ठीक। ना वो मुल्क है, ना वो पाकिस्तान है जहाँ 4 राजधानियाँ पैदा हो गई हैं। मैं अब वो मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे की बात नहीं उसको तो हमने 5वीं को तो हमने लेकिन नेहरू ने ये पेशीन गोई, देखिए पेशीन गोई तो वो आज़ाद ने भी कर दी थी, लेकिन नेहरू ने बड़ी मीनिंगफुल पेशीन गोई की थी। सितंबर 1946 में उस वक्त नेहरू जो था वो अबूरी हुकूमत का, जो अंग्रेजों ने उसका फॉरेन मिनिस्टर था। जी बिल्कुल ठीक, जिसमें लियाकत अली खान जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर था। उसने कहा कि ये लोग बातें करते हैं मुल्क बनाने की, मुल्क कोई नहीं बनेगा, ये एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन ओशन का जो इलाका है यहाँ अब दुनिया में नक्शा बदल रहा है, सिर्फ 4 बड़ी ताकतें रहेंगी। ये नेहरू की पेशीन को ही देखिए, बड़ा समझदार आदमी था। उस किस्म की सोच के बंदे हमारे तो कभी पैदा नहीं। उसकी किताब इंटरव्यू विद हिस्ट्री जो है, उसकी जो उसने बेटी को खत लिखे हैं, पढ़ने वाले हैं। यही तो मैं कहता हूँ हमारी तारीख में एक बंदा भी उस सोच का नहीं आया, कायदे आजम और लियाकत अली को छोड़ के। सही है। जो भुट्टो को कहते तो हैं, भुट्टो तो एक और ही चीज़ था, वो तो जो कहते हैं इविल जीनियस था। लेकिन उसके अंदर जो शैलोनेस थी ना उसकी शख्सियत की, वो बड़ी अजीब हो गई। उसके वाक़यात आज मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि नेहरू ने ये कहा कि दुनिया में देयर बी ओनली 4 ग्रेट पावर्स, और उनका नाम उसने कहा कि एक अमेरिका, दूसरा USSR, उस वक्त USSR कहते थे, आज भी है वैसे, और तीसरा चीन और लेकिन चीन अभी उस वक्त मुल्क नहीं बना था, उस वक्त 49 में बना, 49, ये 46 की बात है। ठीक। और चौथी उसने कहा था इंडिया। ठीक कहा था। ब्रिटेन नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया के बगैर ब्रिटेन इज नो पार। जी, और आज वही है, एक बिल्कुल छोटी सी वहाँ जी 5 करोड़ पाउंड लेवी यहाँ से जाती थी तो बरतानिया का कारोबार चलता। और आज तो हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ है, पाकिस्तान का मेयर जो है वो पाकिस्तानी है, तो बरतानिया कहाँ से ग्रेट पार रह गया। तो उसने ये पेशीन गोई कर दी थी। लेकिन जो उसने ये कहा था कि ये सिर्फ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ होंगी, वो नेहरू को कुछ नहीं करना पड़ा, ना इंडिया ने कुछ किया, हमने खुद बनाया है इसको। जैसे नरेंद्र मोदी ने हमारे सियासतदानों ने देख लीजिए जी, नरेंद्र मोदी ने तो कम से कम ये है ना, इंडिया को ऊपर तो ले जा रहा है, उड़ान तो ऊपर ही। उसने ये कहा कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत ही नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, हमने तबाह खुद किया। लेकिन ये तो अब की बात है। मैं कहता हूँ ओवर द डेकेड पहला जो सानहा था वो तो मशरक़ी पाकिस्तान का था, बहुत बड़ा। वो इंडिया ने तो नहीं उस वक्त किया, जब इंडिया ने जब मौका उठाया। भुट्टो और याहिया खान मिल गए, एक मिलिट्री डिक्टेटर जो शराब के नशे में, और भुट्टो शराब दोनों मिलके वो फैसले करते थे पैक पी के, और मुल्क को। आज वही नक्शा पैदा हो रहा है। मैं आपको वही नक्शा है कि फौज और वही करप्ट सियासत फैमिली, एक शरीफों की और एक बदमाशों की, उनके साथ मिलकर फौज ने, वो बाजवा ने वो किया जो उस वक्त 71 में। मैं उस वक्त 15-16 साल का था। दिसंबर 1971 के बाद जनवरी 72 बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं उस पाकिस्तान में नहीं था जिसमें मैं दिसंबर 71 में था। कैसी फीलिंग थी आपके उस वक्त? देखिए, मैं उस वक्त सेनेगाल, वेस्ट अफ्रीका में एक मगरबी अफ्रीका में एक मुल्क है सेनेगाल, डकार, मैं वहाँ एम्बेसी में था, और वो छोटा सा मिशन था। एम्बेसडर मेरा बंगाली था, उसकी बीवी बंगाली, सारा स्टाफ बंगाली। आई वॉज द ओनली वेस्ट पाकिस्तानी। ये मैं अब आपको उस पीरियड की अपनी एक बताता हूँ कि मुझे एक दिन
उनकी बेगम हमारे लिए, हम तो यंग गए थे ना वहाँ, उस समय 5-6 साल नौकरी थी मेरी, 65 से मैं सेकंड सेक्रेटरी था, लेकिन नंबर 2 था उसका, तो और तो अफसर कोई नहीं था, मैं था और एम्बेसडर। तो उसकी बेगम ने मुझे बुलाया अपने घर, मैं अपनी बीवी को ले गया क्योंकि मैं सोचता था कि भी जाके, तो उसने मुझे कहा कि मैं बड़े अफसोस से कह रही हूँ कि मेरा मियाँ जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ मिल गया है। ईस्ट पाकिस्तानी, वो भी ईस्ट पाकिस्तानी थी बेबी, और उसने मुझे लेटर्स का एक थब्बा दिया कि ये देखो डाक इसकी आई हुई है मेरे मियाँ की, यानी ये देखिए ये मोहब्बत थी उनकी इस मुल्क के साथ जो ये थी। और सारे बंदे जो थे देवर बाय हार्ट देवर पाकिस्तानी है, थे ईस्ट पाकिस्तानी, बंगाली। और वो बल्कि आज़ादी के बाद जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचता, वो वहाँ आके मुझे सलाम किया करते थे, मुझे चूमा करते थे आके, ये वो लोग। तो वो मैंने ख़त जो थे मिनिस्ट्री को भिजवाए बैग से सील करके, लेकिन वहाँ मिनिस्ट्री में भी उस वक्त बंगाली बैठे होते थे। तो ये हम लोग जो है ना, शुरू से पहले दिन से ये बेसिकली हमारे लोगों की मशरक़ी पाकिस्तान के साथ जो सलूक था वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था। और जब मैं 66 में गया और 61 में, वहाँ 61 में एज ए स्टूडेंट टीचर में गया था, मैं प्रेसिडेंट होता था गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। तो उस वक्त ये था कि गवर्नमेंट ने अयूब खान, तो शेख मुजीब वाज इन पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल, 61 में। तो हम 10 स्टूडेंट्स को भेजा, 5 लड़कियाँ 5 लड़के, और उनमें लड़कों में सजाद सिपरा था और अब्बास खान साहब आईजी पुलिस का जो होता था, और अमीन खान एक और PIA में था, अफजाल आप जानते होंगे जो एक्टर जो था, नहीं अफजाल वो जो था इसमें ये स्काउटिंग वगैरह में था। अच्छा जी बड़ा मशहूर आगा अफजाल जी इनके मियाँ जो थे मोहतरमा। लड़कियों में थी अपना एक कनेड कार्ड थी, लाहौर परवीन कादर आगा के मियाँ। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह का, तो वहाँ इतनी मोहब्बत शो की थी हमारे साथ, हर जगह गए हम, कोई 20 दिन रहे, और हमारे लिए कल्चरल इवनिंग्स होती थी, बहुत अच्छा लगा। यानी वो वाकई पाकिस्तान लग रहा था। लेकिन जब 66 में गया तो उस वक्त माहौल 65 की जंग पे असल बदल गई। अच्छा, 65 की जंग पे एक आप बहुत बड़ा विटनेस अकाउंट भी देते हैं, नॉट विटनेस, हिस्टोरिक अकाउंट देते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की अमेरिका ने हरवाई थी, और नज़र भी आता है, अब तो सिक्योरिटी पेपर्स भी नज़र आते हैं। ना जी, ये तो कोई हकीकत है। ये तो हमारी अपनी किताबों में है, मैं भी लिख रहा हूँ, उसमें में है, और जो मेरे सीनियर वेटरन्स जिन्होंने किताबें लिखी हैं सब ने, ये तो रियलिटीज़ हैं। 65 से पहले हमें 62 में जब चाइना ने कहा था, चाइना ने सिंकियांग काबू किया था, तो उन्होंने हमें कहा कि मैंने इसको दबोच लिया है इंडिया को, तुम जाओ ले लो। लेकिन उसी वक्त अयूब के पास 2 बंदे आए, एक डंकन सैंडर्स जो था सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड का, UK का, और एक एवरल हैरमैन जो था इसका अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोनों आए और उन्होंने मिन्नत समादत की कि तुम ये कोई ऐसी हमाकत ना करना, हम तुम्हें कश्मीर पे फैसला करवा देंगे जो ही हालात ठीक होते हैं, ये भी चाइना के साथ उलझा हुआ इंडिया, तो डोंट डू दिस। तो अयूब उनकी बातों में आ गया। सो वी मिस्ड आ गया जो उसकी तारीख तो बताती है कि अमेरिकन नेवी ने 54 में रिपोर्ट की थी कि ये हमारा लॉयलिस्ट है, भाग गया था। वो वैसे भी भाग गया था बर्मा शर्मा में, वो तो था। अच्छा, तो वो 64 की तो वो बातें हमारे होते हैं ना, 64 में भी ये हुआ, फिर 65 में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सितंबर में जब ये जंग हुई है तो हमारा एक ऐसा फ्रंट था, हमने, क्योंकि इंडिया ने तो हमला किया था कश्मीर वाला जिब्राल्टर की वजह से। अब जिब्राल्टर था कि वो भुट्टो ने अयूब को कहा था कि मेन पे नहीं आएगा, वो मेन पे नहीं आएगा, तो उस वजह से अयूब चला गया। लेकिन इससे पहले वो सारी जो थी ना दूसरी क्या थी, रन ऑफ कच्छ की भी, ये सब सिलसिला चल रहा था। तो अब यहाँ पे हमारा एक जर्नैल था, वो इस स्पीड से, हाँ अख्तर मलिक, वो जिस स्पीड से जा रहा था वो तो अमेरिकनों ने आ गए, अखनूर पहुंचने वाला था वो, बिल्कुल। और उस अमेरिकन आ गए ना हमारे, ये हमारे फॉरेन ऑफिस की आर्काइव्स में है। अच्छा,
कि उसने आगे कहा कि जिस स्पीड से तुम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हो, उस स्पीड से तो तुम एक हफ्ते में दिल्ली पहुंच जाओगे। स्टॉप इट, ये उसने कहा, स्टॉप इट। ये था। और फिर जनरल याया को भेजा गया था। ये फिर अयूब को जब ये खबर पहुंची, उसने वो फ्रंट बंद नहीं, अच्छा, वाइल दिस फ्रंट वाज ऑपरेटिंग एक्टिवली, उस वक्त चीन का फॉरेन मिनिस्टर मार्शल चेन जी, जो कि उनकी जो पुरानी जंगों का वेटरन था, वो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर था, वो कराची आया हुआ था। और भुट्टो के साथ वो वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में देवर रिव्यूइंग द होल सिचुएशन 65 की, और वो देख रहा था कैसे, और वो कह रहा था कि इस महाज पर आपको विक्ट्री होगी। और जिस वक्त उनको वो दोनों बैठे थे, भुट्टो, और इत्तला मिलती है कि जी वो हम जंग हार रहे हैं, वो जो जर्नैल बदल दिया, तो वो छोड़ के चला गया। बल्कि 3 दिन तक वो जैसे वो पहुंचा नहीं था। ताकि वो जंग रुकी रहे। तो ये क्योंकि महाज नहीं उन्होंने बंद किया, ये तरीका महाज को बंद करने का, एक ऐसा जर्नैल जो किसी फ्रंट पे लड़ने के काबिल ना हो। मैं तो कहता हूँ कि फौज में ऐसे जर्नैल का होना भी बड़ी अजीब बात है। और उसके फिर सदर पाकिस्तान हो जाना, मार्शल आर्ट डिक्टेटर हो जाना, ये इस कौम और फिर इस मुल्क को, ये कौम तो डिजर्व भी यही करती है। जो कुछ आजकल हो रहा है, जो तो ये काम ये डिजर्व करती है। तो बहरहाल वो भी 65 की जंग जो जीतते जीतते हम हार गए, और उसके बाद 71 की जंग, वो हमारी जंग नहीं थी। वो बेसिकली तो वो यानी एक वर्डिक्ट जो इलेक्शन में लोगों ने दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया ना। तो बिल्कुल वही चीज़ आज मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आज अवामी ख्वाहिशात को इस तरीके से सत्यानाश किया जा रहा है कि उनको यानी इलेक्शन के पास ही नज़दीक फटकने दी जा रहा है, क्योंकि पता है कि उनकी चॉइस ये, वहाँ तो उन्होंने गलती कर ली थी। उनको अच्छा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि ये हौच पौच रिजल्ट आएगा। अयूब मुजीब यहाँ आया था जी, बिल्कुल। तो हम उसको मिलने गए, तो मुजीब से सवाल, जैसे सर हम तल्ख थे सारी ऐसी मुफ्त में बनाया गया था प्रोपेगेंडा, जैसे अखबारात में, वो अगरतला केस वगैरह, हालांकि अगरतला केस वापस ले लिया गया था, और अयूब ने उसको अपने दरवाजे पे इस्तकबाल किया था जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। बिल्कुल। हमने पूछा उससे कि आप जो है सुना अलहदगी पसंद है, तो उसने एक फ़िक्रा बोला। उसने कहा मेरे तो 20-25 यहाँ MNA खड़े हैं, आपका पॉपुलर भुट्टो ने तो एक बंदा नहीं खड़ा किया मशरक़ी पाकिस्तान। तो ये तो एक प्लान था। और याहिया खान शुरू में बिल्कुल ठीक था, उसने इलेक्शन बड़े साफ करवाए। इट वाज भुट्टो। एक्चुअली मैं बताऊं ओरिया कि मैंने उस इलेक्शन के बाद किसी इलेक्शन में वोट नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वो सारे इंजीनियर्ड इलेक्शन रहे हैं सारे मुल्क में। इस मुल्क में इंतखाबात का स्टंट है और कुछ नहीं कोई। इस वजह से मैंने 77 से लेकर अब तक कोई एक इलेक्शन भी नहीं है, कम से कम बाकी 5 इलेक्शन तो हमारे सेशन में। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो इस तरह ये दोनों जब पिंग पोंग शुरू हुआ है आफ्टर ज़ियाउल हक, 2 साल तुम्हारे, 2.5 साल तुम्हारे, 3 साल तुम्हारे, 2 साल तुम्हारे। पाकिस्तान का कर्जा $1 बिलियन से भी कम था जब ज़ियाउल हक यहाँ से गया है। भुट्टो दौर में तो बिल्कुल ही कम था। IMF का पहला प्रोग्राम सिर्फ $32,000 का था टोटल 1958 का। ये जो पीरियड आपने तो बड़ा एक्टिव गुजारा है। ये सवाल जो है, ये सिविल सर्विस का ख़ास तौर पे सवाल, फॉरेन ऑफिस वाले तो दूर से देख रहे थे, हम तो अंदर से हमें पता है ये सप्लिट्स है। देखिए ये जो ज़िया के बाद खुद ज़िया भी इनमें खासा ही, मैं समझता हूँ कुछ भी हो, ज़िया के जो जितने साल भी थे, कितना अर्सा रहा, कितने साल, 11 साल रहा है। 11 साल। मैं कहूँगा कि अयूब के बाद अगर कोई पीरियड स्टेबिलिटी का था, ये बात तो ठीक, बलूचिस्तान में तो बहुत स्टेबल था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़िया ने पाकिस्तान को उस ख़तरे से बचाया जिसकी हम हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे, सोवियत यूनियन जी, वो 1343 का वो जो था ना उसका ख्वाब, बस वो उसका पीटर द ग्रेट का, बस कि हमने यहाँ पहुँचना, 1347 का ख्वाब। क्योंकि अमेरिका भी नहीं सोच सकता था। ज़िया वॉज द ओनली पर्सन हु टुक दैट स्टैंड, और अमेरिका को उसमें जंप करना पड़ा। जी, हमने देखा 2 साल बिल्कुल अमेरिका को नहीं पता था। और वो कार्टर तो ख़ास तौर पे, कार्टर के ज़माने में तो कार्टर का तो ये हाल था कि वो
पैसे भी ठीक नहीं दे रहा था, वो जो था ज़िया ने रिजेक्ट कर दिया था कि जी ये वो पीनट्स जो है, जी पीनट्स पता नहीं कितने मिलियन डॉलर थे, वो बाद में जब $2.25 बिलियन। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िया का जानशीन जो था, वो ज़िया ने जो पाला था ना, वो नवाज शरीफ था। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का था, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर था। ये मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ कि मैं सफ़ीर था 1988 में कोरिया में। अच्छा, कोरिया। तो एक वहाँ आना था जुनेजो ने, मैंने कोरिया ये जो नॉर्थ या साउथ कोरिया। अच्छा, ये वाला। अच्छा। तो वहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर जुनेजो का विज़िट अरेंज किया हुआ था, तो सारी अरेंजमेंट्स करके अगले दिन आना था। तो मैं रात को घर पहुँचा और सब चीज़ें तैयार, अगली सुबह आना था जुनेजो ने। तो रात के 12 बजे मैं खाना खा के सोने की तैयारी कर रहा था, इतने टेलीफोन बजता है। तो प्रेसिडेंसी से था, पाकिस्तान इस्लामाबाद से, कि प्रेसिडेंट साहब बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सफ़ीर साहब, मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ। उसको एहसास था कि इस्लामाबाद में तो 4 घंटे पीछे होता है ना टाइम, रात के 8 बजे होंगे। तो उसको पता था कि मैं 12 बजे का वक्त है। कहते मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ये उनके अल्फाज हैं, मैं आपको, उनका तरीका होता था बहुत। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए। कहते कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं आपके पास जुनेजो, और उनके डेलीगेशन में एक ख़ास शख्सियत है और आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। मुझे कहा, मैंने कहा जी बताइए कौन है। तो कहने उसका नाम है नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर पंजाब, और चीफ मिनिस्टर पंजाब है बस। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने क्या ख़ास, क्योंकि वो तो कोरियन हॉस्पिटैलिटी इतनी होती है कि किसी ख़ास की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, हर चीज़ थी। और तो द ओनली थिंग आई डिड वाज कि जब वो बैंक्वेट प्राइम मिनिस्टरों का हो रहा था, कोरियन प्राइम मिनिस्टर ने जो हो, उसमें मैंने अपने साथ वरना ये किसी साइड टेबल पे बैठा होता तो मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया। ये आपने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, नहीं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त फिर ये इन्होंने गुफ्तगू शुरू की। इनको पता हुआ कि भाई मैं लाहौर से हूँ, तो फिर पंजाबी में शुरू कर दी बात। अब फ़ौरन आ जाते हैं पंजाबी। तो कहते हैं सफ़ीर साहब है दसो कनाडा इतनी तरक्की किस तरह कर ली। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ हर चीज़। सही। मैंने कहा जी आपको ये तो पता है कि कोरिया में जंग हुई थी, ये तबाह 3 साल। कहते अच्छा जंग हुई सी। ही डिडंट इवन नो कि कोरिया में जंग हिस्टोरिकली बिल्कुल इलिटरेट नहीं सर, बाकी चीज़ों के बिल्कुल। अच्छा, कहते अच्छा जंग हुई सी। मैं कहा जी तबाह इतने दरख्तां दे छिलके जड़े होंदे सन वो उबाल के खांदे सन। कहते अच्छा तो फिर किस तरह कीता ना। मैं कहा जी 3 चीज़ां। पहली चीज़ है कि इनके यहाँ रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल ठीक। और कोई बंदा रूल लॉ से ऊपर नहीं। और जो सिविल सर्विस उनके इस वक्त जो मैंने जिसको अपने क्रेडेंशियल्स दिए थे प्रेसिडेंट को, वो आज जेल में है करप्शन की। अच्छा। मैंने कहा यानी वो चंदू पार्क के बाद जो आया था। हाँ, पार्क के बाद जो चंदू आता, मैं उसके पास उसको मैंने प्रेजेंट किए थे ना, तो वो जेल में था। पार्क को तो कत्ल कर दिया था उन्होंने। पार्क वो नहीं मेरा, हाँ, मार दिया था वो, जब उसका अपने लेफ्टिनेंट जनरल ने कत्ल किया था, जनरल तो उसने टेक बंदी। अच्छा, तो ये मैंने बात उसको बताई कि पहली चीज़ रूल ऑफ लॉ। दूसरा मैंने कहा मेरिटोक्रेसी। ठीक। कहना मेरिटोक्रेसी तो ताड़ी मतलब की है। मैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है जी, ठीक हो गया जिस तरह मैं। हाँ। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा, तीसरी बात ये है कि जी यहाँ जहाँ बैठे हैं आप, ये सोल इनका कैपिटल है। और इनकी बड़ी जो बंदरगाह है पुसान, वो यहाँ से 300 मील साउथ में बिल्कुल टिप पे है। ठीक। तो इन्होंने एक आर्टरी बनाई यहाँ से पुसान तक। कहते हैं आर्टरी, तो आर्टरी का मैंने बताया कि खून की शहर है जिससे खून पहुँचता है। तो इन्होंने एक मोटरवे बनाया था और उस पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेट करके ट्रांसफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक हुई है वो उस आर्टरी के ज़रिए, मोटरवे कि वहाँ बिजनेस सेंटर्स, स्टील मिलें, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स सारे वहाँ बने हैं। उसको फ़ायदा उठाया क्योंकि पतला सा तो ज़मीन है, पेनिनसुलर मुल्क है वो। कहता अच्छा, तो मोटरवे से फिर कुछ सोचना शुरू किया। कहता शाह साहब एक बनाया कि नहीं सी मोटरवे। मैं क्या देवू वालों ने बनाया था। कहता मेरी किसी ने मीटिंग करवा सकते हो। मैं उसी वक्त अपने कमर्शियल काउंसिल को मैंने बुलाया। मैंने कहा देखो कल सुबह चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग, किमू चूंग था उनका चेयरमैन, किमू चूंग। ठीक है। मैंने कहा कि चेयरमैन किमू चूंग, हम चेयरमैन कहा करते, चेयरमैन किमू चूंग गाँव खोल कर। तो उसको मैंने प्रेसिडेंट ज़िया से
अवार्ड दिलवाया हुआ था पाकिस्तान का, हलाल पाकिस्तान। ठीक, तो अच्छा। दोस्त था मेरा, गोल्फ शॉल्फ, कोरियन बड़े शौकीन हैं, तो मैंने कहा उनसे मीटिंग करवा देना। अगले दिन उसने मुझे कंफर्म कर दिया कि जी मैंने वो मीटिंग करवा दी थी, और बस वो शाम को फिर वो वापस फिर मोटरवे हो गई। उस तो बाद मैं ट्रांसफर होकर 2 साल बाद ईरान से आते मैं उत्थे खबर पढ़ियां कि जी मोटरवे बन गई, और बड़ा खुश होया कि भी चलो मोटरवे बन गई। उसके बाद जो है 2 सालों बाद जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं फॉरेन सेक्रेटरी बन गया, तो मुझे कोरियंस ने इनवाइट किया वहाँ। अच्छा, उसको तो बन गई हुई थी 97 में इफ्ताह हुआ था जी। तो सफ़ीर था चूँकि कोरिया में, तो उन्होंने पहले फ़ौरन मुझे बुलाया वहाँ। तो मैं गया तो हमारा जो एम्बेसडर था उसने मेरा डिनर था किया, बस सरकारी तौर पे सारे मिनिस्टर आए हुए थे। वहाँ मैं गया तो मैं देखा कि मुचूंग भी था, तो उस बड़े मुझे मिला उससे, वो भी, और बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का उनका प्रेसिडेंट देव का था वो भी, ये दोनों मेरे गोल्फ के पार्टनर्स होते थे। तो खैर वो किम चूंग मुझे ऐसे हाथ कमर से लेके ना दूसरे कमरे में ले गया। मैंने कहा कि कहता है एक्सीलेंसी मैं तो इस वक्त जेल में हूँ। और मैंने कहा क्यों? कहता है कि किकबैक्स पाकिस्तान को दिए मैंने और लीबिया को, 2 मुल्कों में माय गॉड जो प्रोजेक्ट उसने किए थे उन दोनों के केस में ही वाज इन जेल। यानी उन्होंने अपने बंदों को जिन्होंने रिश्वत दी जेल में डाल दिया, हमारा हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मुल्क है। अब ये तमाशा है ना, तमाशा। वाह। अच्छा, और ये भी आप देख लीजिए कि ये वही पीरियड है जब मोटरवे बनती है, जब ये लंदन की प्रॉपर्टियां ली जाती हैं, वो कतर के प्रिंसेस उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा वही चीज़ें हैं। तो खैर ये वाकया हो गया। तो मैं कहना ये चाहता था कि ज़ा का ये बहुत फेवरेट था। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसने इसको जानशीन नॉमिनेट कर दिया। उसने कहा था मेरी उम्र भी आपको लग गई, और लग ही गई। अगस्त में जब वो एक्सीडेंट हो गया, 17 अगस्त, वो फिर भी ये जीत जाता। वो हुआ ये कि अमेरिकन बीच में जंप कर गया, क्योंकि अमेरिका का रजीम चेंज है, ये डॉक्ट्रिन बहुत पुराना है, यानी ईरान में भी अप्लाई किया इन्होंने, हर जगह 1953 से 72 कहते हैं हमने रजीम चेंज किए दुनिया में। तो यहाँ उस वक्त जीत रहा था नवाज शरीफ बाय ऑल मीन्स, क्योंकि वसाइल बन गई हुई थी। हाँ, आईजीआई थी, पूरा वो था, और फौज भी उसके साथ थी। अमीद गुल साहब हमें खुद सलाह करते थे, मैंने लेकिन 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे अमेरिका के, वो इस्लामाबाद आए। एक रिचर्ड मर्फी जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और एक रिचर्ड आर्मिटेज, वो भी बाद में, ये मोटा वाला वो बाद में I met him with Hillary Clinton यहाँ पर, स्टेट डिपार्टमेंट बाद में बन गया था, मगर उसको डिफेंस का था असिस्टेंट। अच्छा, 2 आए इस्लामाबाद। तो मैं वो चूंकि रिचर्ड को इंग्लिश अमेरिकन डिक बोला करते हैं, रिचर्ड आर्मिटेज को, रिचर्ड मर्फी को, रिचर्ड मर्फी और रिचर्ड आर्मिटेज, बोथ वर डिक्स। तो मैं कहा करता था उस वक्त कि ये दीज आर 2 अमेरिकन डिक्स इन पाकिस्तान डूइंग देयर जॉब। अच्छा, अब वो आप जो समझ लीजिए। समझ गया। तो उन्होंने 2 हफ्ते यहाँ बैठ के हमारी फौज के साथ नेगोशिएट किया कि हमें इलेक्शन के रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा, बट वी वांट बेनजीर भुट्टो टू बी द प्राइम मिनिस्टर। बस साफ बात, साफ कह दिया। तो फिर एग्रीमेंट हुआ फौज के दरमियान, और कि वो साहब याकूब अली खान को रखेंगे वजीर खारजा। हाँ, वो, और कि ये वैसे भी अफगानिस्तान में दखल नहीं देगी, न्यूक्लियर में नहीं देगी, पर्सनैलिटीज़ का जिक्र हुआ, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। मगर वो उसने 1.5 साल बाद ही कुछ थोड़ी सी शैतानियाँ शुरू जब की, तो गुलाम साहब तो एक नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, which was foiled, जो छांगा मांगा वाला फेमस। तो फिर बाद में उसको डिसमिस किया। तो ये फिर 90s का जो डेकेड था उसमें ये 4 दफ़ा हुकूमतें बदली, यानी ये फौज मैनिपुलेट करती रही सारा वक्त। 3-3 साल का टेन्योर देके फौज के साथ लड़ाई चल रही थी नवाज शरीफ की। ठीक, यानी बेनजीर भुट्टो की लड़ाई नहीं थी, असल नवाज शरीफ की थी, जिसके वजह से ये 4 दफ़ा ये सीट, वो तो ना बेनजीर भुट्टो की रही है, ना जरदारी की है, ना बिलावल की है। नतीजा ये है कि नवाज शरीफ ने जल आसिफ जजुआ के साथ जी उसको झगड़ा चला। वो तो बल्कि गुलाम इसाक खान की तकरीर थी, उसमें कहा था कि उसकी बीवी की एक कंप्लेन मेरे पास है कि मेरे मियाँ को जहर दिया गया। ये तो आप तकरीर में ऑफिशियली कहा। तो आसिफ जजुआ था, फिर उसके बाद जहांगीर करामत के साथ, हालांकि वो बेचारा बड़ा पोलाइट, बड़ा ठीक बंदा था, आई थिंक द बेस्ट
एयर चीफ चीफ जो था हमारा, कोयटा में थे हमारे पास। अच्छा, जनरल करामत, जनरल रागिर करामत। तो और फिर मुशर्रफ के साथ लड़ाई की है इसने, और मुशर्रफ को इसने डिसमिस कर दिया, तो जिसके बाद फिर वो सज़ा हुई। तो खैर ये अब बात ये जो आपने सवाल किया था कि ये डिके सर्विसेज के अंदर सर जो डिके है, आपने तो देखा होगा, तो ये असल ये शरीफों की जो फैमिली है ये पोस्ट ज़िया है सर्विसेज में। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि ज़िया के पीरियड तक उस वक्त चुप थे हमारे, वो थे सीनियर इजलाल जैदी वगैरह, और इस किस्म, हाँ वो इस किस्म से और भी कई लोग, बड़े लोग थे, यानी जितने भी थे वो ICS और CSP बड़े सीनियर बंदे। तो वो एक जनरेशन और थी, वो बुनियादी तौर पर हमारी जनरेशन से मिलती जुलती थी, देखा जाए हमने उनसे सीखा था। ठीक। तो ये जो है 90s का डेकेड और मुशर्रफ का जो पीरियड था, उस वक्त तक की ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन, वो जो शरीफों की फैमिली, क्योंकि शरीफों ने तो ये कर दिया था ना, एक कल्चर आ गया था कि ब्यूरोक्रेसी को ये थानेदार जी, SHO और थानेदार सारे जी इंस्पेक्टर भर्ती किए हैं और असिस्टेंट खादम, बस वो है। और इनकी फिर आखिरी ख्वाहिश जो मौजूदा सदी में हुई थी कि फ़ौज को हमने पुलिस बनाना है, और उसमें भी कामयाब हो गया नवाज शरीफ, और बाजवा के ज़रिए ही डिड कन्वर्ट फ़ौज इनटू पुलिस, वो जो अपने मकासद, जो मकासद। अब इस सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी अजीबोगरीब सी बनती है कि इस के बाद इन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया है, आपने उसको भी देखा होगा, आपके सामने सारा कुछ है, जो लंदन वाला, जो बेनज़ीर के बाद, लेकिन जिस वक्त बेनज़ीर मिसाक जमहूरियत कर रही थी, तो जनरल कियानी जो थे वो नेगोशिएशन कर रहे थे दुबई में बैठ के, और अमेरिकन उस वक्त कॉन्डलीसा राइस जब आई हुई थी, ये फिनोमिना। और इस फिनोमिना से ज़रा सा पहले, चूँकि आप ईरान में रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन में, ECO RCD से कन्वर्ट ECO, और उसमें जनाब मुख्तार मसूद जैसे बंदे जिन्होंने वो किताब बड़ी मशहूर उनकी है, लौहे जाम लिखी है, फिर ईरान में मैं भी रहा हूँ, आपके बाद आया। लेकिन असल सूरत हाल ये है, मुझे ये बताइएगा कि एक चेंज आई थी जो इन्होंने अफ़गान सिचुएशन को ख़राब किया था, जब इन्होंने इक़्तिदार सही नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं किया, तो उसके रिज़ल्ट में मुल्ला उमर आए थे। मुल्ला उमर की हुकूमत आपने देखी, आप मिले भी, आप ज़रा उसके बारे में ज़रा सा। जी, मुल्ला उमर से तो मेरी बड़ी लंबी मुलाकात भी हुई थी दिसंबर 97 में, और 1 साल बाद मैं बाकायदा एक ऑफिशियल मिशन पर गया था और उनसे मुलाकात हुई कंधार में, जिसमें हम लोग ये गए थे। ये मिशन यूनिकॉल वगैरह के साथ रिलेटेड तो नहीं था? नहीं, ये उसका इकॉनमी से ताल्लुक़ नहीं था। ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने मुझे भेजा था कि इनको परसुएट किया जाए कि एक जिसको कहते हैं ना मल्टी रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनाए, दूसरों को इन्वॉल्व, जो अमेरिका की ख्वाहिश है अब तक है, वो जो हमारी जो पुरानी खिलवाड़ी सारी। तो वो मैंने 2-2.5 घंटे जो जितनी भी गुफ्तगू की, वो नहीं माना। वो कहता है कि मैं तो अगर तो आपके कहने के मुताबिक मैं सीज़ फायर कर देता हूँ, बट मैं तो इनके बारे में जो मेरे दुश्मन हैं, मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, शुमाली इत्तेहाद, शुमाली इत्तेहाद, हालांकि शुमाली इत्तेहाद इंडिया सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल पूरी दुनिया को, इनको भी पता था, नवाज शरीफ को भी पता था, सब पता था, ये सारा मिला शला होता है हर चीज़। तो खैर वो फिर उसने मुल्ला उमर ने नहीं माना, बल्कि आई एम ऑल्सो विटनेस टू अनदर कन्वर्सेशन जो कि मुल्ला उमर और ये जो सऊदी प्रिंस था, प्रिंस तुर्की था, तुर्की बिन अब्दुल, तो वो भी उसामा बिन लादेन के सिलसिले में वहाँ गया था। तो बड़ी, जिसमें मुल्ला उमर ने गुस्से में आके कहा था कि ये मुझे शरीयत पढ़ाते हैं। बिल्कुल उसने बहुत गुस्से से उसको निकाल दिया। तो फिर सऊदियों के इख्तलाफात पैदा हो गए। तो असल चीज़ ये है कि अमेरिका के लिए मसला तालिबान नहीं थे, अमेरिका के लिए मसला उसामा था। क्योंकि उसामा ने जो भी वो ब्लेम उसको कंसिडर करते थे कि इसने वो नैरोबी और जी सूडान से भी उसको शिफ्ट किया था, सूडान की उसकी फैक्ट्री को मारा था, फिर कीनिया वाला जो था ना वाकया। तो बड़ा प्रेशर था हम पे कि हम तालिबान पे प्रेशर डालें कि इसको हमारे हवाले कर दें। तो वो तालिबान नहीं मानते थे, और नतीजा बल्कि ये हुआ कि फिर अगस्त 98 में अमेरिकनों ने वो जो ड्रोन फेंके थे जो खारान में आके क्रूज मिसाइल जो खारान में गिरे थे आके खोस्त में, क्योंकि खोस्त में उसामा वाज सस्पेक्टेड कि वो वहाँ है। वो भी एक कहाँ किस्सा मैं आपको बता दूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि 20 अगस्त को हुआ था। तो 20 अगस्त को सुबह को जनरल करामत
कॉल्ड मी, ही वाज आर्मी चीफ। उसने कहा कि शमशाद मुझे अभी फ़ोन आया है जनरल राल्स्टन का, जो कि उनका वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था, कि ही इज़ इन द विसिनिटी एंड ही वांट्स टू कम एंड हैव लंच विद मी। तो आई थॉट आई लेट यू नो, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि हमें बताना चाहिए। आपका बंदा बना रहे नोट्स ले ले, वो भी होता है, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाना चाहिए। तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, तो वो भी हुई। तो उसके बाद वो आया और आके लंच भी करता रहा। तो जब अभी खा ही रहे थे तो उसके बाद उसने करामत को कहा कि जनरल, द रीज़न आई केम हेयर राइट नाउ, हमारे मिसाइल्स जा रहे हैं। तो मैं आया इस वजह से था कि अगर मैं ना आता तो हमें डर था कि आप लोग कोई जो है ना, अच्छा, उसका एजिटेट ना करें, हाँ, रिएक्शन हो जाए, तो आप ज़रा सब्र करें और ये हमारी कार्रवाई हो। अरे वो बहुत बड़ा फेलियर हुआ था, वो फिर फेल हुआ वो, क्योंकि वहाँ उसामा बिन लादेन था नहीं वहाँ। वो तो कंधार, वो कहते थे हम इस वजह से भी, क्योंकि आपकी आईएसआई जो है ना वो उनके साथ मिली हुई है। वो हमेशा यही कहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि इत्तला दे देते हैं। आपको इस वजह से कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते थे, तो मैं इस वजह से आया। और ये इस किस्म की कार्रवाई, ये बात तो उन्होंने उसामा बिन लादेन की एक्टिविटी के बारे में भी यही कहा था कि हमने इसलिए पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया क्यानी के ज़माने में, क्योंकि तो वो क्रूज मिसाइल्स स्ट्राइक किए, उनमें से एक गिरा हमारे इलाके, खारान में गिरा था। मैं याद, मैं गया था उसको देखने के लिए। तो वो था, बल्कि उस पर वो हमारा जो मोहम्मद था, रुस्तम मोहम्मद था, उसकी नवाज शरीफ हो गया था। तो खैर ये वाक़यात चलते रहे। अब बाकी रहा ये एक और चीज़ मैं आपसे ज़्यादा हो गया कि यूनिकॉल की नेगोशिएशन हो रही थी जब ये रॉबिन राफेल गई है साहब, आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसडर के बारे में बेनज़ीर ने कहा था, उसने कुछ कहा था कि ये कंपनी ये दे दें, हमें ज़्यादा शेयर दे दें यूनिकॉल को पाकिस्तान। तो बेनज़ीर ने कहा था कि आप कौन होते हो? तो अमेरिकन एम्बेसडर ने कोई बात की, तो अमेरिकन एम्बेसडर को बेनज़ीर ने कहा था कि पब्लिक अपॉलॉजी करें। ये एक ऑन रिकॉर्ड अमेरिकन पेपर। उसके बाद फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट नहीं आई दोबारा पाकिस्तान। ये जो है ना, अच्छा, इस किस्म की बातें ये मेरे बाद की बातें हैं, क्योंकि मेरे वक्त में यूनिकॉल वाला सिस्टम हम लोग, यूनिकॉल वाज नोवेयर एक्चुअली। ये आती टापी गैस फील्ड वाला, ये टापी वाला था। और ये हमेशा मैं जब भी अमेरिका जाता था तो ये मुझे वहाँ न्यूयॉर्क मिलने आती थी। तो रॉबिन, हाँ, ये क्योंकि इसका था, ये बड़ी सिंपैथेटिक थी जी। पाकिस्तान के बारे में तो बहुत बदनाम हुई है ना, और बदनाम हो गई वो। उसका नाम भी, और उसके हमने ताल्लुकात तालिबान से होते, तो उसका नाम ही डाला होता लेडी तालिबान। सही लेडी तालिबान से हो। तो वो ज़ाहिर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और हम भी प्रमोट कर रहे थे क्योंकि हमें तुर्कमेनिस्तान की गैस चाहिए थी और वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आनी थी। लेकिन वो फिर अमेरिका ने नहीं चलने दी। अमेरिका ने सैबोटाज कर दिया उस सारे सिलसिले को। उसने कोशिश की कि हम अपने तरीके से आएंगे, वो तो प्रोजेक्ट रिमेन्स अनफुलफिल्ड अभी तक। अच्छा, चूँकि आप फॉरेन ऑफिस में रहे हैं और फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं ये दे आर कस्टोडियन ऑफ द साइफर, अगरचे कि दुनिया पूरी में अब हालत ये हो गई है कि जो साइफर आप यहाँ छुपा के रखते हैं वो 20 साल 25 साल के बाद नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में आपको खुला हुआ मिल जाएगा कि भाईजान हमने ये कहा था। 71 के साइफर्स मिलते हैं, इंदिरा गांधी को गालियाँ निकाली हुई हैं। मैं कभी पढ़ता हूँ तो मैं हैरान, निक्सन जो कसिंजर ने लिखा है उसके बारे में कि इंडियंस आर बास्टर्ड, ये तक लफ्ज़ लिखा। दिस बिच विल सर्टनली नॉट टेल his people that we have not given her the warm reception, ये तक लफ्ज़ लिखें। ये जो साइफर जिससे पाकिस्तान की इस मुल्क की सारी बुनियादें हिली हैं और हम एक ऐसे क्राइसिस में आ गए जिससे निकलने का रास्ता नहीं हो सकता, इस साइफर की क्या अहमियत है कि हम खोल के नहीं बता सकते कि भाई क्या है ये है? मतलब अगर आप इतने सच्चे हैं तो बताएं यार। इसमें मैं शुरू से इस मसले पर मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि साइफर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ठीक, ये हमारे अपने लोगों की जहनीत है बेसिकली, जो इसमें किरदार थे, ये सारा उसकी वजह से इसको एक डिस्टॉर्ट करके एक नया इशू बना दिया गया है। साइफर कोई स्टेट सीक्रेट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर। मैं ये कह रहा हूँ, हर डीसी के पास साइफर कोड पड़ा होता है। साइफर इज जस्ट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो एक तो साइफर में तो होता है ना कोडेड इन सीक्रेट, हाँ,
हमारे टॉप सीक्रेट जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं जो उसमें मोहर लगी होती है। हाँ, मोहर लगती है, टॉप सीक्रेट। अच्छा, बाकी वो एक दफा जब वो खुल जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर सीक्रेट, क्योंकि उन पे तो अमल हो रहा होता है, कुछ चीजें ये तो नहीं ना होती, तो वो हर जगह पास ऑन होते हैं। मगर ये इसको चूंकि एक बंदे को टारगेट करना था, ये सारा इशू उससे चला है। वो इमरान खान ने तो एक ये किया ना कि उसने कागज का टुकड़ा लहराया था कि भी साइफर ट्रांसलेशन होती है, मैं प्ले करूंगा इसको, ये करूँ, वो सियासत कर रहा था उससे। तो मेरी एक्चुअली इसके साथ बात हुई थी, इमरान ने जब ये निकाला गया था तो ही सेंट मी ए मैसेज, शाह महमूद कुरैशी कॉल्ड मी, ये मैं आपके ज़रिए से बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो कि जी इमरान खान वांट्स टू सी यू। आई हैड नेवर मेट, कभी नहीं मिला, और मैं वैसे भी सियासतदानों को इतना पसंद ही नहीं करता मिलना। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैं तो किसी सियासतदान को नहीं मिलता, एंड आई डोंट थिंक आई कैन गो टू बनी कला, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं लाहौर से बाहर नहीं जाता। कहते आप उससे जूम पे बात कर लेंगे, मैंने कहा हाँ। तो नेक्स्ट डे इमरान कॉल्ड मी, तो वहाँ दोनों बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी भी और ये भी, तो बातचीत हुई। तो मैंने उसको कहा कि ये मसला जो शुरू हुआ है ना, असल जो साइफर का मसला, मैंने कहा देखो ये जो अमेरिका की तुम बात करते हो ना कि वो उन्होंने ये साजिश की है, मैंने कहा कोई अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की है, उनकी इन्वॉल्वमेंट इप्सो फैक्टो होती है हर रिजीम चेंज में। तो ये कोई नई साजिश नहीं थी, ये साजिश अलबत्ता अंदर से होती है, हमारे यहाँ हुई है, ये तुम्हारी फौज और इन सियासी फैमिलियों के दरमियान है साजिश। मैंने कहा अमेरिका की नहीं, वो तो कोई मीटिंग भी नहीं थी हमारे सफ़ीर के साथ, हमारे सफ़ीर तो एक उसके साथ कॉकटेल पे बैठा गपशप लगा रहा था, तो जब प्राइवेट चीज़ों बातों में भी बात होती है उसने इन्फॉर्म किया, और वो सीक्रेट साइफर ही होता है जिससे भिजवाते हैं, तो इससे ये पड़ गया कि जी वो हो गया, पता नहीं बहुत बड़ी। जब वो साइफर एक खुल जाता है ना तो इट्स नो लॉन्गर ए सीक्रेट, ना स्टेट सीक्रेट होता है। और यहाँ जज बैठ के बेवकूफ़ियाँ ऐसी सी बातें करते हैं कि जी वो इसको 14 साल कैद होगी, बड़े बड़े बार काउंसलिंग। मैं कहता हूँ इतनी अनपढ़ कौम मैंने कभी नहीं देखी है। अच्छा, अच्छी बात, आखिरी आज के दौर में आप हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये 1 साल पाकिस्तान की, मेरी भी 67 साल 68 होने वाला हूँ, 10 साल की एज में शऊर की ज़िंदगी आ जाती है। 58 साल के अंदर मैंने कम अज़ कम, मैं प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन नहीं भेज रहा आपको कि आप मुझे वैसा ही जवाब दें, आप जो जवाब देना चाहते हैं, मैंने इससे बुरा साल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा है। आप मुझे निकेट करते हैं, आप मुझे तब भी कहें कि नहीं इससे भी बुरे आए थे, अगरचे कि 71 भी गुजरा है, लेकिन 71 का सदमा सह के उठ खड़े हुए थे। क्या इसका का जो सदमे आ रहे हैं, क्या हम उससे उठ जाएंगे? इसका जवाब तो मैं दूंगा, वो अल्लामा इकबाल के ये घड़ी महशर की है, हम अरसाए महशर में, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। तो हमारा ना कोई अमल है ना कोई दफ्तर है, क्योंकि हमने दफ्तर भी और अपने अमाल भी गिरवी रख दिए हुए हैं। गिरवी क्या, दूसरों के हजूर हैं, उनकी इजाज़त से करते हैं। तो मैं हमेशा से पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ की है, और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि ये सियासी जो एक तबका है हमारे मुल्क का, सियासी फैमिलीज़ जो अंग्रेज़ों के ज़माने की पैदावार हैं, और उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के जो है ना जी क्रोनीज, वो लिबास बदल के, चेहरे बदल के, झंडे बदल के, वही फैमिलीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे कब्ज़ा किया हुआ है। और पहले 9 साल 47 से 1956 तक ये लोग आइन नहीं बना सके, ना कोई रिफॉर्म्स ला सके, ना लैंड रिफॉर्म्स की, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, ना फ़ौज का कोई रोल मुतय्यन किया। इसके बरक्स इंडिया में अपने पहले 3 सालों में, यानी 1947 से 1950 तक, उन्होंने अपना आइन भी बना लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ली, लैंड रिफॉर्म्स कर ली, अपनी रियासतों को पूरे तरीके से अमेलगमेट कर लिया, और फ़ौज का रोल मुतय्यन कर दिया। वो एक रियासत थे पूरी तरीके से, और उनको एक एडवांटेज ज़रूर था
कि उनके यहाँ एक 100 साला रिवायत थी अंग्रेज़ों की बनाई हुई पॉलिटिकल प्रोसेस की, जो उससे हम महरूम रहे थे, जो क्योंकि ये इलाके तो यहाँ और अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, हम तो यहाँ वो इलेक्शन नहीं करवाते। हम तो सर 1900 पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भर्ती होने शुरू हुए थे, ये फौज में भर्ती होते थे। सिंधी जो थे वैसे गुलाम थे उनके, उनको ज़मीनें देते थे, पंजाबियों को ज़मीनें देते थे, और बाकी फ्रंटियर और बलूचिस्तान में वो मिलिट्री कैंपेन करते थे, जंगें। तो यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस था नहीं, तो हमारे यहाँ उस कल्चर या वो हमारे ब्लड में वो चीज़ आई हुई है कि हमारे यहाँ जो फौज भी आई, हालांकि पढ़ लिख के भी ये लोग अभी भी उसी सोच के मालिक हैं कि अवाम के खिलाफ। ये 35 करोड़ लोग जो हैं इंडिया के, ये गद्दार हैं, और हम तो 1.5 लाख जो हैं ये बड़ी अजीब बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी पहले तो याहिया खान ने इतनी बड़ी ये गलती की थी कि तुमने एक बड़ा अच्छा इलेक्शन करवा दिया था। वर्डिक्ट जो है वो एक खुद गर्ज सियासतदान के साथ मिलके उसको अनडू करवाया, और 75 करोड़ कितने बनता था जी, 75 मिलियन थे लोग जी, 75 मिलियन लोग, यानी उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करवाया। और फौज वहां मेरा ख्याल 20-25 हज़ार लोग होंगे। ये भी नहीं सोचा 36,000 उस याहिया ने, ये भी नहीं सोचा कि ये नामुमकिन बात है, 36,000 और नतीजा इंडिया ने फायदा उठाया तो मुल्क तोड़ दिया। अब भी यही बात जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, 250 मिलियन इस और इतने से लोग मुकाबले, इतने से लोग, और ये सोचें कि वो फौज नहीं रहती जब वो अपने ही अवाम के खिलाफ बिल्कुल हो जाए। तो जितनी जल्दी हमारी फौज इस बात का एहसास कर ले कि अवाम की सपोर्ट के बगैर तुम कोई जंग तो क्या कोई काम भी नहीं कर सकते। लोगों की आप यूनिफॉर्म पहन के बाहर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। मैं मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ था, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। जी, मुशर्रफ के जमाने में तो बकायदा इंस्ट्रक्शंस थी, जी बिल्कुल, कि वर्दी जो है वो वहां आके पहने, आप सिविल में जाएं। बिल्कुल। और बाकी जो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बकायदा इंजीनियर्ड हर चीज़ हुई है। और बदकिस्मती ये है कि ये दो जो फैमिलियां शरीफों और बदमाशों की के साथ मिलके जो कुछ हुआ है ना, इससे मैं कहता हूँ इस मुल्क को, जो आप कह रहे हैं ना 1 साल का, ये इस मुल्क अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया है। आज इस मुल्क का ये हाल है, और यह कि यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट तो नहीं ना हुई जो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। जुडिशरी नहीं है, आइन नहीं, फौज नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस नहीं है, क्योंकि फौज अब पुलिस बन गई है। सही है। और ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गया। ब्यूरोक्रेसी तुसी भी हो, लेकिन सानू पता है कि ब्यूरोक्रेसी वो चीज़ ही नहीं है। सो मुल्क कित्थों रह गया? ये चीज़ां जो ना हों, देयर इज नो कंट्री, नो स्टेट। मुझे तो आज वो याद आता है कि इन सारे सालों में हमने, वो कहते हैं ना कि डिक्शनरी में जितनी भी गलत आइडेंटिटीज़ की इस्तिलाहात होती हैं, हमने वो सारी इस्तिलाहात अपने ऊपर इस्तेमाल कर ली। हमने वो गलत चेहरे अपने कंधों पे चढ़ा लिए, गलत बातें हमने कर ली, इतने लिबादे पहने। कभी हम गैर जानबदार कहते थे, कभी हम फिर मगरब के पासदार, मफादात के पासदार होते थे, अभी फिर आलमी मसलहत बन जाते थे। मेरी अजीब, हमने कभी इस्लामी उम्मा के अलमबरदार बन जाते थे। तो इतने चेहरे बदले हमने, और कि आज कोई तो हमसे चेहरा रह नहीं गया, कोई तो हमसे पूछे तुम्हारे कौन से चेहरे में तुम हो। बस। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक मशहूर नावल है पिक्चर ऑफ द डोरिन ग्रे। डोरिन ग्रे में एक बच्चा जो है वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का दोस्त होता है, और वो आर्टिस्ट उसको बाहर कहीं शहर की दुनिया में जाने से रोकता है कि वो दुनिया जुर्म की दुनिया है, लेकिन वो जाना चाहता है तो उसको एक तस्वीर बनाता है, और तस्वीर बनाने के बाद को कहता है अगर तुम्हें इस तस्वीर पर एक काला धब्बा नज़र आए तो यूँ समझना कि तुमने एक जुर्म किया है। वो लड़का चला जाता है और फिर जुर्म की दुनिया में पड़ जाता है और उसे फांसी की सज़ा होती है। लेकिन वो तस्वीर जिसको उसने संदूक में छुपा कर रखा होता है, उसके बारे में कहता है मैं उसको देखना चाहता हूँ। जब वो देखता है तो पूरा चेहरा धब्बों से काला हो चुका होता है। पाकिस्तान की तस्वीर डोरिन ग्रे की तस्वीर है। हर हुक्मरान के जुर्म की स्याही इसके चेहरे पर मली जा चुकी है, और इसका चेहरा बिल्कुल तारीक है। शमशाद अहमद खान साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
अभी तो तारीख का सिर्फ एक पन्ना खुला है, आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।